दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के जीके के बारे में। ठीक है, और ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हिंदी व्याकरण का, वहाँ पे आप लोग पार्ट 2 जो है पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो है और इसमें मैं आपको 150 प्लस, ठीक है, टॉप 150 प्लस एमसीक्यू बताने वाला हूँ हिंदी व्याकरण से, और ये झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और पिछले वीडियो में हमने 160 प्रश्न तक देखा था। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको 160 प्रश्न तक बताया था और आज के वीडियो में हम लोग 161वें प्रश्न से शुरू करेंगे, क्योंकि ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए 161वां प्रश्न क्या है, देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा, सही उत्तर होगा भारोपीय। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? तो सही उत्तर होगा अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से। संस्कृत से प्राकृत भाषा बना है और प्राकृत से अपभ्रंश बना है और अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो सही उत्तर होगा बी। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर होगा सभी साथी एक ही जैसे। चलिए अगला प्रश्न, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बे। ठीक है, क्योंकि बेइंसाफी में आप देखिएगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में बे लगा हुआ है। ठीक है, वरना इसको जब अलग कीजिएगा आप तो इंसाफी भी हो सकता है एक शब्द। ठीक है, एक शब्द इंसाफी भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बे लगा है तो ये एक अलग ही मतलब निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा बे। ठीक है, यानी जो किसी भी वर्ड में पहले लग करके उस शब्द का अर्थ अगर बदल देता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगता है, ठीक है, उसको प्रत्यय बोला जाता है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, अगर हम बेइंसाफ़ी को, ठीक है, बे को अलग कर दें और इंसाफ यहाँ पे लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ई लगा दें, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 3 अलग अलग वर्ड हो गए हैं। ठीक है, 3 अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, अगर इसको अलग कीजिएगा तो इंसाफ का भी एक मतलब निकलता है। ठीक है, इंसाफ भी एक सार्थक शब्द है, तो इसमें बे लगा दिए तो ये हो जाएगा बेइंसाफ। ठीक है, तो शब्द का अर्थ बदल दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तो बे उपसर्ग है। ठीक है, और पूछ दे कि बेइंसाफी में प्रत्यय कौन सा लगा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, ई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आओ। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो एक वर्ड बह भी हो सकता है। ठीक है, बह, जैसे देखिए बह, अब बह में हम आव लगा दिए, आव अगर लगा दिए तो ये हो गया बहाव। ठीक है, बह में और बहाव में अंतर होता है, तो प्रत्यय लग करके जो है इसका अर्थ बदल दिया। ठीक है, बह का अर्थ बदल दिया, अब ये हो गया बहाव, तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? आओ। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? तो पुरोहित को अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसका उपसर्ग हो जाएगा पुरः। ठीक है, हिंदी व्याकरण का क्लास आप लोग, ठीक है, अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, क्लास करना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी मैं क्लास करवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्लास करवा दूंगा हिंदी व्याकरण का।
ठीक है, जैसा आप लोग कहिएगा उसी के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा लावा। ठीक है, इसमें लावा एक पूरा वर्ड ही होता है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला है दिखावा। अब दिखावा में दिख भी है, दिख भी एक वर्ड होता है। ठीक है, जैसे तुमको दिख रहा है, ठीक है, दिख एक वर्ड होता है। ठीक है, एक अलग वर्ड होता है। अब इसमें अगर हम आवा लगा दिए तो ये हो गया दिखावा। ठीक है, तो इसमें आवा लगा हुआ है। इसमें भी भूल और प्लस आवा, इसमें भी आवा लगा हुआ है। चढ़ प्लस आवा, इसमें भी आवा लगा हुआ है। तो ये पूछ रहा था कि किसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा है? तो सही उत्तर होगा लावा, क्योंकि लाव कोई शब्द, ठीक है, ला कोई शब्द होता नहीं है। अगर इसको अलग कीजिएगा तो ल प्लस आवा हो जाएगा। ठीक है, ल प्लस आवा हो जाएगा। अब ल कोई तो वर्ड होता नहीं है। ठीक है, इसका कोई अर्थ जो है होता नहीं है, तो इसमें जो है आवा कहाँ से आएगा? ठीक है, नहीं आएगा। तो ये एक सिंपल वर्ड है लावा। ठीक है, एक पूरा वर्ड है लावा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा लावा, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपकार। ठीक है, इसमें उपसर्ग लगा है उप। ठीक है, उप, तो इसमें सही उत्तर होगा उपकार। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे धनिक। धन प्लस ईक कीजिएगा तो यह हो जाएगा धनिक। तो इसमें ईक जो है प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जादूगर। ठीक है, अगर आप जादू और गर को अलग अलग कीजिएगा, ठीक है, ये हो गया जादू प्लस गर, तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? गर। ठीक है, जादू का भी कोई अर्थ होता है, तो इसलिए ये एक अलग अलग वर्ड हो गया और ये एक जो है प्रत्यय लग गया इसमें, तो इसका मतलब ही बदल दिया। ठीक है, चलिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उपकार में। ठीक है, चलिए, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, तो निर्वाह में निह, ठीक है, निह नीर होगा। ठीक है, सॉरी, नीर होगा, नीर, नीर, नीर प्लस वाह कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हलंत लगा के दीजिएगा र में, तो नीर प्लस वाह क्या हो जाएगा? निर्वाह। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? नीर है। ठीक है, चलिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अब इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो चीर और आयु। ठीक है, चिरायु को अगर अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? चीर प्लस आयु, ये हो जाएगा चिरायु। तो इसमें प्रत्यय, सॉरी, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा चीर। ठीक है, तो सही उत्तर चीर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग इसमें किस में नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ओढ़ना में। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रेस। पवित्र में प्रयुक्त ग्रंथि का नाम है? पवित्र में कौन सी संधि है? एक मिनट, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, क्या है? तो कौन सी संधि है पवित्र में? तो सही उत्तर होगा अयादि संधि। ठीक है, व्याकरण में सब क्लास जो है करवा दूंगा संधि का। ठीक है, बस आप कहिए तो क्लास करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं क्लास भी करवाऊंगा तो भी क्या फ़ायदा जब आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए जब आप लोग कहिएगा तभी क्लास शुरू होगा व्याकरण का। ठीक है, तो निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि दो शब्द होता है, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम शब्द जो संस्कृत जैसा लगता है उसको तत्सम कहते हैं, और जो शब्द हिंदी जैसा लगता है उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उद्गम।
ठीक है, उद्गम एक संस्कृत भाषा का शब्द है, तो यह एक तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला यौगिक शब्द है, ठीक है, यौगिक है। क वर्ण किसके योग से बना है? देखिए वर्णमाला से भी आता है सवाल, ठीक है, वर्णमाला से भी सवाल आता है। आप सिलेबस में देखिएगा तो पहले नंबर पर आपको वर्णमाला ही मिलेगा, ठीक है, वर्णमाला पढ़ने के लिए बोला जाएगा। तो वर्णमाला से भी सवाल आता है झारखंड पुलिस के एग्जाम में। देखिए क वर्ण किसके योग से बना है? तो सही उत्तर होगा डी वाला, क और अ। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो सही उत्तर होगा व्यंजन के। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 प्रकार के, ठीक है। स जो तालु वाला स होता है, तालाबी स जिसको बोलते हैं, वह कौन सा व्यंजन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो इनमें से कौन सा आपको गलत चीज दिख रहा है? ठीक है, कौन सा वर्ड आपको गलत दिख रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुकूल, ठीक है। क में ये वाला ऊ रहता है, ठीक है, क के नीचे ये वाला रहता है। चलिए, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा नारी, ठीक है, नारी इस तरह से लिखा जाता है, ना और री ऐसे, ठीक है। दीर्घ वाला जो बड़ा वाला ई रहता है इधर से दाएं तरफ से, यहाँ पे है बाएं तरफ से, ठीक है, तो ये गलत है। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें हलंत नहीं लगना चाहिए? ठीक है, चलिए, सही उत्तर होगा बुद्धिमान, ठीक है। तो बाकी के वर्ड जो है इनमें हलंत नहीं जो है लगा है, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बुद्धिमान, ठीक है। इसमें बुद्धिमान में जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? ठीक है, मतलब किस वर्ड में अशुद्धि है चंद्र बिंदु से रिलेटेड? तो सही उत्तर होगा पहुँच, ठीक है। चलिए, बाकी दांत, अंगना, चांद ये सभी सही वर्ड है, ठीक है, बस पहुँच गलत वर्ड लिखा हुआ है। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा बी वाला, ठीक है, जिसको डैश देते हैं ना उसको योजक बोलते हैं, ठीक है। डैश जब देते हैं हम लोग इंग्लिश बोलते हैं डैश, तो इसको योजक चिन्ह बोला जाता है हिंदी में। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा। अब देखिए बूढ़ा जो है वर्ड है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, और अगर पा लगा दें इसमें तो हो जाएगा बुढ़ापा, तो ये एक भाव आ जाता है, ठीक है, एक भाववाचक संज्ञा बन जाता है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो सही उत्तर होगा सभा, ठीक है। सभा जब लगता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये एक समूह बन जाता है, तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गिलास, ठीक है, ये शब्द पुल्लिंग है। बाकी अदालत स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब देखिए जिस वाक्य में कर्म लगा होता है उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बालक है, ये कर्म लगा हुआ है, पत्र कर्म लगा हुआ है, गोपाल कर्म लगा हुआ है, ठीक है। बाकी एक वर्ड है जिसमें कर्म नहीं लगा हुआ है, ये है गेहूं पिस रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि गेहूं पिस रहा है, इस वर्ड में कर्म नहीं है, ठीक है, ये एक अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर भी है।
तो इसमें देखिए उपवाक्य लगा हुआ है, ठीक है, एक वाक्य तो है लेकिन दूसरा वाक्य भी इसी में लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहेंगे कि मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो सही उत्तर होगा ए वाला, ठीक है। ये जो कॉमा दिया जाता है इसको बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है, और ऐसे लाइन जब होता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये नीचे वाला, ठीक है। ऐसे जब देते हैं ऐसे और फिर यहाँ पे नीचे कॉमा, ठीक है, ऊपर बिंदु नीचे कॉमा, तो इसको बोलते हैं अल्प अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है, अर्ध विराम। चलिए, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह कौन सा वाक्य है? तो सही उत्तर होगा विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है, विस्मय बोधक वाक्य। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? तो देखिए, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है, दोनों वाक्य को एक में जोड़ दिए, ठीक है। तो जोड़ने के लिए ज़्यादातर और का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला है, इसमें अगर और लगा दीजिएगा आप, तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक है। तो जोड़ने के लिए ज़्यादातर और का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? ठीक है, यह वाक्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य, ठीक है। वाक्य के घटक होते हैं, सही उत्तर होगा उद्देश्य और विधेय। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, संयुक्त वाक्य अगर आपको पहचानना है तो सबसे सरल तरीका है कि उसमें बीच में और लगा होगा, ठीक है, दो वाक्यों के बीच में और लगा हुआ होगा, तो यह समझ लीजिए कि यह एक संयुक्त वाक्य है, ठीक है। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? अब देखिए, इसमें से मिश्र वाक्य पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, कौन सा? ठीक है, कौन सा इसमें से चिन्ह विराम चिन्ह नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा अवतरण, ठीक है, अवतरण एक विराम चिन्ह नहीं है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है, ये एक अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। वाक्य में अशुद्धि भाग का चयन कीजिए, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष पर सांप लेट गए, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष पर सांप लौटने लगे, ठीक है। तो ये एक अशुद्ध भाग है, ठीक है, वर्ड ही अशुद्ध है थोड़ा सा। चलिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब देखिए, इनमें से अशुद्ध कौन सा होगा? तो तुम्हारी पुस्तक, ठीक है, ये एक अशुद्ध भाग है। बाकी को देखिए, तुम कक्षा में आते हो, शुद्ध है, कोई त्रुटि नहीं है, शुद्ध है, और यहाँ पे साथ क्यों नहीं लाते, ये भी शुद्ध वाक्य है। अब ये कौन सा वाक्य हुआ? तो तुम्हारी पुस्तक, ठीक है, ये कोई वाक्य पूरा वाक्य थोड़े है, ये तो गलत वाक्य है, ठीक है। तो ये हुआ अशुद्ध वाक्य, ठीक है, अशुद्ध भाग कहें तो। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, सही उत्तर होगा कठोर परिश्रम करना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, क्या है? विरोध करना का सही मुहावरा क्या होता है? तो सही उत्तर होगा सिर उठाना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है? तो सही उत्तर हो जाएगा पानी भरना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष। जुगुत्सा कौन से रस का अस्थाई भाव है? तो सही उत्तर हो जाएगा विभत्स रस्म। ठीक है, विभत्स रस। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो सही उत्तर होगा स्वर के समायोजन से। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। तो प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा अर्धांगिनी। दुरित दुख दैन्य न थे दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात पंक्ति के रचनाकार कौन है? सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। तो मारुत का पर्यायवाची क्या होता है? तो सही उत्तर होगा वायु। ठीक है, सुहाग के नुपुर के रचयिता है कौन? सही उत्तर होगा निराला। ए ओ औ कौन सा स्वर है? तो सही उत्तर होगा संयुक्त स्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊ और बड़ी ऊ, ठीक है, के उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ कहाँ से बोलते हैं? तो सही उत्तर होगा होठों से। ठीक है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राएं 3 प्रकार के होती हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 33। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, चलिए प वर्ग का उच्चारण स्थान है, सही उत्तर होगा ओष्ठ। चलिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, ट वर्ग कहाँ से बोलते हैं? सही उत्तर होगा मूर्धा से। ठीक है, व्याकरण वाले में सब पता चल जाएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान है, च कहाँ से बोलते हैं? तो तालु से। ठीक है, अंतः स्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो सही उत्तर हो जाएगा कुलीन। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपमान। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो सही उत्तर हो जाएगा तेरा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा समझना। ठीक है, यहाँ पे कमाऊ, पठित और चालू ये सभी क्रिया से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, जैसे कमाऊ का क्रिया क्या होगा? कमाना। ठीक है, पठित का पढ़ना, चालू का चलना। ठीक है, तो समझना जो है ये एक जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, ये एक क्रिया ही है। ठीक है, समझना एक क्रिया ही है। चलिए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? सही उत्तर हो जाएगा काली। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लाल फूल। ठीक है, लाल फूल में कौन सा विशेष्य है? तो लाल लगा हुआ है विशेषण। ठीक है, लाल विशेषण लगा हुआ है। फूल है लेकिन कैसा है? तो लाल है। चलिए संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर होगा 3 प्रकार के। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के।
दांत का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर हो जाएगा नाक। ठीक है। हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो सही उत्तर होगा 52। व का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दंतोष्ठ। व, दांत और ओष्ठ को मिला करके व बोलते हैं, दंतोष्ठ। निम्न में से कंठ, ठीक है, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ग घ, ये कंठ से बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा महा प्लस इंद्र। ठीक है, ये हो जाएगा महेंद्र। त का ध्वनि का, ठीक है, त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो त वर्ग कहाँ से बोलते हैं? सही उत्तर होगा दंत से। ठीक है। क वर्ण किसके योग से बना है? तो क और अ से बना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। स कौन सा व्यंजन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ठीक है। चलिए, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? ठीक है, किनमें से जो है, इनमें से कौन से वर्ड में अशुद्धि नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा अधीन। ये एक जो है सही शब्द है। ठीक है, अधीन इसी तरह से लिखा जाता है। बाकी आप देखिएगा, आगामी इस तरह से नहीं होता है, उज्ज्वल गलत है। ठीक है, अध्ययन गलत है। चलिए, इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक तारा। ठीक है। चलिए, बाकी इकलौता, निर्दोष, आत्मपुरुष, ये सभी एक ही समास के हैं, बाकी ये दूसरे समास का है। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बुद्धिमान। ठीक है, ये एक सही वर्ड है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा पहुंच। ठीक है। चलिए, इनमें योजक चिन्ह कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो सही उत्तर होगा 5। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, व्याकरण के क्लास में सब करवा दूंगा। ठीक है। चलिए, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा लंबाई। ठीक है। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? तो सही उत्तर हो जाएगा गिलास। इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैंने हरि को बुलाया। ठीक है, मैंने हरि को बुलाया, तो हरि को बुलाया तो हरि यहाँ आएगा। ठीक है, तो कर्म जो है हमारा काम कर रहा है। ठीक है, कर्म यहाँ पे कौन सा है? हरि, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो सही उत्तर हो जाएगा सभा। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 11 भेद होते हैं। ठीक है। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? श्याम सोता है, इस क्रिया में आपको कर्म कहीं पे दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये एक अकर्मक क्रिया है। अगर यहीं पे लिखा होता कि श्याम घर में सोता है, तो घर हो जाता कर्म। ठीक है, तो ये एक हो जाता सकर्मक क्रिया, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगा। चलिए, धातु के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, इनमें से कौन सी शब्द
तत्सम से हिंदी बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आम। ठीक है, आम्र से आम बनाया गया है। चलिए, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? तो सही उत्तर हो जाएगा अब से ऐसी बात नहीं होगी। मतलब ये कालवाचक है, ये समय से संबंधित है कि अब से आगे आने वाले समय में ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, तो समय से संबंधित है इसलिए कालवाचक अव्यय हो जाएगा। तो आज का 1वां प्रश्न पूरा हो चुका है और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है? तो सही उत्तर होगा दंपति। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा मूषक। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा बहुत चालाक होना। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा अनात्मा। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा वृद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा बसंत। ठीक है, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? तो ये चारों शब्द में से कौन सा शब्द आपको शुद्ध लग रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्राण। ठीक है, चलिए, गिरीश में कौन सा संधि है? तो सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि। सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो सही उत्तर होगा कर्म तत्पुरुष। महात्मा में कौन सा समास है? तो सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 12। इनमें से रस के कौन सा भेद है? तो सही उत्तर हो जाएगा करुण। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? तो सही उत्तर हो जाएगा शब्दालंकार। ठीक है, चलिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली हो जाएगा। चलिए, हिंदी की आदि जननी है? तो सही उत्तर होगा संस्कृत। ठीक है, हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। लेकिन हिंदी भाषा बना किससे है? तो अपभ्रंश से। ठीक है, तो मूल जो हिंदी भाषा बना है वो संस्कृत से ही बना है। मैंने बताया था कि संस्कृत से प्राकृत बना है, प्राकृत से फिर उधर बना है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से बना है फिर ये हिंदी। ठीक है, तो पूछा जाएगा अगर कि हिंदी भाषा की जो है जन्म कहाँ से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन आदि जननी अगर पूछा जाए तो संस्कृत से हुआ है। ठीक है, कौन सा अमानक वर्ण है? सही उत्तर होगा भ। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सही उत्तर होगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, संयुक्त वर्ण 3 होता है, श, त्र और ज्ञ। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, ये ज, आपको ये जो दिख रहा है ज और य, ठीक है, इसी से बना है। सही उत्तर होगा वही। ठीक है, ज प्लस य। ठीक है, च वर्ण वाला आखिरी वर्ण। अघोष वर्ण कौन सा है? सही उत्तर होगा स। जिन वर्णों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अकारांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 281वां प्रश्न, श वर्ण किसके योग से बना है? ठीक है, संयोगी छ वर्ण किसके योग से बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क और मूर्धा स से, क प्लस मूर्धा स। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा य। ठीक है, ये एक स्वर नहीं है, बाकी उ,
ए अ ये सभी स्वर है, स्वर वर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? सही उत्तर हो जाएगा आ। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मूर्धा स। ठीक है, और बाकी इन तीनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों कोई न कोई जो है वर्ण से जुड़ करके बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे मैंने त्र है, त्र तो त प्लस र बन करके जो है जुड़ करके त्र बनता है। आगे बढ़ते हैं। य र ल व किस वर्ग से ल य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न, कंठ्योष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है कौन सा? सही उत्तर होगा ए। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही उत्तर, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है? ठीक है, शुद्ध लिखा हुआ कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कुमुदिनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर होगा स्रोत। ठीक है, चलिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यय। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? सही उत्तर हो जाएगा अयादि संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद करें। ठीक है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इति प्लस आदि। ये देखिए सी ऑप्शन जो है इति प्लस आदि, इसी से मिलकर के बनता है इत्यादि। निराशा का सही संधि विच्छेद है? तो सही उत्तर हो जाएगा निह प्लस आशा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है? सही उत्तर हो जाएगा महा प्लस उष्ण। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, यशोदा में विसर्ग संधि है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। ठीक है, ये सभी जब संधि आप लोग पढ़िएगा तब आपको ये सभी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, आप आसानी से पहचान लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा वर्ड कौन सी संधि है। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार से बनेगा उद्धार। ठीक है, सही उत्तर होगा उद्धार। अन्वय का सही संधि विच्छेद है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनु प्लस अय। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिकाऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से आवा किस में नहीं लगा हुआ है? तो सही उत्तर होगा लावा। ठीक है, क्योंकि लावा में से अगर आप आवा निकाल दीजिएगा तो बचेगा ल, और ल कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, ये एक वर्ण है। तो यहाँ पे पूछ रहा है शब्द, तो यहाँ पे किसी भी शब्द में जो है मतलब ऐसा एक ही शब्द है जिसमें कि आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, वो है लावा। ठीक है, बाकी भुलावा में देखिए भूल प्लस आवा। ठीक है, भूल का भी एक अर्थ होता है, एक शब्द है। दिख प्लस आवा, दिख भी एक शब्द है। चढ़ प्लस आवा, यह भी चढ़ भी एक शब्द है, इसलिए आवा इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, मतलब आवा प्रत्यय तीनों में लगा हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि किस में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो सही उत्तर होगा अनु। ठीक है, अनु में उपसर्ग कौन सा है? तो अनु है। ठीक है, अनुवाद में अनु है। चलिए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 42। ठीक है, चलिए
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे क्रिया। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा है? सही उत्तर होगा ई। ठीक है, सावधान एक वर्ड होता है, ठीक है, सावधान। अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा थोड़ा सा तो ये ई हो जाएगा। ठीक है, ई इधर लगा हुआ रहेगा तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? ई। ठीक है, चलिए सही उत्तर होगा ई। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा संधि कहते हैं। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, सही उत्तर होगा संक्षेप। ठीक है, समास का मतलब होता है संक्षेप। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो सही उत्तर हो जाएगा नीलोत्पलम। ठीक है, नीलोत्पलम में। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, समास जब पढ़िएगा तो आपको ये सब पता चल जाएगा। चलिए, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। दसमुख में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, किस में सही सामासिक पद है? तो सही उत्तर होगा त्रिलोकी। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, जब समास पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि जो है कैसे पहचानना है कि कौन सा वर्ड कौन सा समास होगा। ठीक है, चलिए, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो 150 प्रश्न तो कब के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो 10 प्रश्न एक्स्ट्रा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको 10 एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, जो है 150 प्रश्न यहाँ पे 310वें प्रश्न पर ही ख़त्म हो गया था 150 प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे 10 प्रश्न एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताना भूल गया था मैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा वैभव। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? अब देखिए, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, पार्ट 1 के वीडियो में, कि देशज और विदेशज शब्द दो होता है। ठीक है, दो शब्द होता है, देशज और विदेशज। जो शब्द देसी है, मतलब जो भारत में उत्पन्न हुआ है, बोलचाल की भाषा में उत्पन्न हो गया है, उसको कहेंगे देशज शब्द। और जो शब्द विदेशों से, जैसे विदेशों के दूसरे भाषा जैसे हिंदी से, फारसी से, ठीक है, तो ये सभी से आया है, ठीक है, ट्रांसलेट करके हिंदी में आया है, तो उसको कहेंगे विदेशी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा लोटा। ठीक है, लोटा एक देहाती शब्द है, लोटा। ठीक है, तो ये एक देशज शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा झुठलाना। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न है। अगर और आगे का 150 प्रश्न आपको पार्ट 3 के वीडियो में मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 3 का वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।